हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और ओवरऑल ये तो सिर्फ डेमो है, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ऐसा लाऊंगा जिसमें कि बोर्ड के एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग वेट जरूर कीजिएगा। बस कल ही मतलब आज प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं और नेक्स्ट वीडियो ऐसा दूंगा जो बोर्ड के एग्जाम में जरूर 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे गेसेस जो उस टाइप के जरूर पूछे जाएंगे। और ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं, अगर आप हमारे साथ 1 घंटा का वक्त दीजिएगा तो आप जरूर वहां पर धमाल मचा के आने वाले हैं। ठीक है, आइए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, सॉरी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा ऐनक नहीं लगाए थे क्योंकि यहाँ से बहुत लाइट निकलता है तो आँख के ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगा। ठीक है, अर्धवृत्त का क्या पूछा है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है कितना आपका 72 सेंटीमीटर और त्रिज्या पूछा है। तो अर्धवृत्त बराबर सूत्र आप जानते हैं ना, परिमाप क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2 बराबर कितना दे दिया है आपको 72 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, आप ही बताइए, हमको तो r त्रिज्या पूछा है यानी पाई प्लस 2 को हम इस दोनों के बीच में तो गुना का रिलेशन है, हम चाहे तो इसको भाग में भेज सकते हैं। ठीक है, या आप इसका सूत्र याद रखिएगा, बस ये आपका ये हो गया r इंटू पाई प्लस 2, ये क्या हो गया आपका अर्धवृत्त का परिमाप सूत्र हो गया। अब आपको 72 सेंटीमीटर दिया है और त्रिज्या बोला है, आपको पता होना चाहिए r से ही होता है त्रिज्या यानी कि रेडियस। अब हम लोग क्या करेंगे, r का रहने देंगे, पाई का मान 22/7 सब लोग जानते हैं और प्लस 2 का 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 7 और यहाँ पर 22 प्लस 1 को 7 बार पढ़ेंगे तो 7, 7 दूनी के यहाँ पर 14, r का r, और जब 22 और 14 को जोड़ेंगे तो 36, अब बट्टे में क्या आ गया 7 आ गया। इस दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। आप ही बताइए, बराबर के उधर क्या था 72, तो 72 लिख दिए, देखिए 72 लिख दिए, इस दोनों के बीच में गुणा का रिलेशन है तो बराबर के उधर में 36/72 जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। तो हम 36/72 7 को क्या कर दिए, भाग में बेच दिए। जब गुणा में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर में और 36 नीचे में आ जाएगा, और इस 72 के नीचे कुछ नहीं तो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब देखिए 36 × 36, 36 दूनी के 72, आपका r का जो वैल्यू निकल गया वो क्या निकल गया 7 दूनी के 14। यही आपसे त्रिज्या पूछा था, आपका त्रिज्या बन गया। आपके देखिए यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर दिख रहा है आपको 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, आपका 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। आपका ये 14 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव इस टाइप से बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, इसको निकालना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी, समझिएगा आप खाली ध्यान से। वैसा संख्या जो 1 से कटता है, स्वयं से विभाजित हो जाता है या कट जाता है, या दूसरे से भी कट जाता है तो भाज्य कहला जाता है। जैसे अगर हम 9 की बात करें तो 9 क्या है, विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या अलग होता है और भाज्य अभाज्य अलग होता है। तो ये क्या है, 9 क्या है, भाज्य संख्या। क्यों, 1 से लगाएंगे तो 9 कट जाएगा 9 मरतबे, और स्वयं मतलब 9 से, तो 9 से लगाएंगे तो आराम से कट जाएगा। ठीक है, और एक और संख्या है 3, तो ये 3 से भी कट जाता है, इसलिए दूसरा संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। 1 से कटे, स्वयं से कटे, एक तो काट ही देगा, स्वयं कट देवे करेगा, और एक दूसरा 3 भी काटना रहा है, इसलिए क्या हो गया भाज्य। और ऐसा संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता हो वही क्या कहलाता है, अभाज्य। जैसे हम 11 की चर्चा करें तो आप ही बताइए, ये 1 से तो कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, कोई ऐसा संख्या है जो काट सकता है दूसरा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अभाज्य हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर बोला है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में दिया है 29, 16, 15, 25। तो आप बताइए, 16 4 चक 16 कट रहा है यानी बीच वाला घुस रहा है यानी भाज्य। 25 तो 25 25 5 3 15, 15 भी हो गया खत्म, 29। लेकिन एक संख्या 29 है जो अभाज्य है, यह स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, दूसरा संख्या 29 को नहीं काट सकता है। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। तो 29 में आप लोग क्या कर लेना है, टिक कर लेना है, आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाता। ठीक है, पहले हम इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है,
आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा, और आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा है तो भैया एक पासे में 1 से लेकर के 6 तक डिजिट होता है, आपको मालूम है जो 1 से लेकर के 6 तक अंक होता है। ठीक है, और बोला है एक पासा को जब फेंकेंगे तो 6 में से कोई एक आएगा, तो बोला है अभाज्य आने की क्या प्रायिकता होगा। तो आपको अभाज्य मालूम है ना, जो 1 से करता है स्वयं से करता है, दूसरे से नहीं। तो इसमें अभाज्य की संख्या कितना है आप ही बताइए। अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, एक अभाज्य हो तो आपका 2 है, और एक को भी ले लेते हैं, एक और स्वयं से कटेगा ही, क्या हो गया। इसमें क्या आपको क्या गो अभाज्य संख्या दिखा, 3 गो, और पूरा संख्या कितना है, पूरा 6 गो है। तो बोला है एक अभाज्य आने की प्रायिकता 3 1 3 3 दूनी के 6, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। दो समांतर रेखा जिसका आमने सामने खींचा गया है उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा की बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। इस दोनों के अगर बीच की दूरी अगर हम चर्चा करें ना तो 14 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। लो बोला है एक वृत्त बनाइए जो दोनों रेखा को क्या करता है, स्पर्श करता है। स्पर्श मतलब होता है छूना। ऐसा वृत्त बनाइए जो क्या करता है, सॉरी मेरा ड्राइंग मतलब थोड़ा अच्छा नहीं है, आप लोग मैं एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए क्या करता है, स्पर्श करता है यानी छूता है। एक वृत्त छूता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा आप बताइए। इसके बीच में केंद्र होता है और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। तो हम इसके बीच की दूरी की चर्चा करें या वृत्त के बीच की दूरी की चर्चा करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हमारा अगर व्यास होगा, त्रिज्या पूछा है ये 14 का आधा 7। आप जानते हैं जो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी कि यहाँ पर 7 आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। और संभव घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है, और असंभव के लिए 0। आपको याद रखना है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान भी पूछे तो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, याद रखना है। ठीक है, फिर बोला है कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3,4। कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3,4। कार्तीय तल मतलब ये वाला ग्राफ वाला आपको मालूम होगा, 1 2 3 इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, याद होगा। वही कार्तीय तल में बिंदु स्थित है जिसका नाम है 3,4 के कोटि का मान है। क्या पूछा है, के कोटि का मान। इसका आगे वाले को हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। और बाद वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। यानी कोटि का मान आपका -4 आंसर हो जाता। समझ गए। भुज पूछ लेता तो हमारा 3 हो जाता, और कोटि पूछा है तो -4। आगे वाले को भुज, बाद वाले को कोटि बोलते हैं। समझ गए। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो, दो चर में है और जैसे कि x y हो गया, दो चर हो गया, इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, उसमें अनंत हो लो तो उनके आलेख होगा। आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। उसके बाद बोला है 3.27 है। क्या है, एक पूर्णांक है, एक परमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बता दे इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या बोला है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। कोई रेखा है मान लो जो क्या करता है, खाली स्पर्श कहीं पर छू दिया, वृत्त को क्या करता है, छूता है, स्पर्श करता है, तो वह रेखा क्या कहलाएगा। तो आपको बता दे वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगा, क्योंकि छुआ है इसलिए उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। कहीं एक बिंदु पर क्या होता है, स्पर्श करे तो स्पर्श रेखा कहलाता है। आपको याद होना चाहिए। सब लग रहा होगा आपको, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, इसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम ना है। अगर आपको कुछ सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, अगर बाद में नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ऐसे क्वेश्चन सिखा के जाऊंगा जो बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसमें से आपका 40 से 45 क्वेश्चन जरूर टकरा जाएगा। उस टाइप के आप सीख जाइएगा। वो क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा का होने वाला है, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। तो cos थीटा बराबर देखिए यहाँ पर सूत्र ऐसे क्वेश्चन ऐसा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1 होता है। प्लस में साइन है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था तो माइनस में गया उधर। अब इसके ऊपर से अगर रूट उड़ाएंगे इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर उड़ाएंगे सॉरी, इसके ऊपर से अगर स्क्वायर हटा दिए cos के ऊपर से तो उधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा अंडर क्या होता है रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट पूछा है। तो यानी कि cot किस में चेंज होता है 10 में। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, उससे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है 10 थीटा, याद रखना है। बस ये हो गया आंसर। बहुत इजी सवाल आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और आप लोग को जब पढ़ के जाइए तो भैया सब तो इजी ही रहता है। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। जब ऐसा वाला क्वेश्चन दिखे 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहे थे 1, इस स्थिति में कोई भी चीज का स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया दोनों की तरफ, उसके बाद पूछा है बराबर मान वाट, तो 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किसी गोला का वक्र पृष्ठ 144 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है इसलिए क्या करते हैं इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन बोला है क्या, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 सेंटीमीटर है तो उसकी क्या पूछा है त्रिज्या ज्ञात करें। तो बस उसकी त्रिज्या यूं ज्ञात हो जाएगा। बस आप लोग देखिए, आपको पता होना चाहिए गोला का वक्र पृष्ठ हो या पूर्ण पृष्ठ हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आपको कितना दे दिया है 144 पाई दे दिया है, ठीक है। आपको बता दे बराबर की इधर और बराबर, अच्छा देख लीजिए इस दोनों के बीच में किस चीज का संबंध है, पहले ये देख लीजिए। तो किस चीज का संबंध है गुना का, तो इधर बच जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर उधर चल जाएगा 144 और पाई आया, और ये 4 कहाँ आएगा बट्टे में आएगा। 4 से क्या कट सकता है, बिल्कुल से कल से कट सकता है। 4 का 4, 4 तिहाई के 12, तो इसमें 14 है तो 2 बचेगा, 2 पर 4 24, यानी 6 चौक 24, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई बचा। अब देखिए पाई और आर के बीच में किस चीज का संबंध है गुना का, तो आर स्क्वायर इधर रह जाएगा, यहाँ पर 36 पाई है, बट्टे में क्या गया पाई, पाई से पाई काट दिए, आर स्क्वायर बराबर कितना आया 36, स्क्वायर उड़ाएंगे तो इसके ऊपर रूट चलेगा तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या निकला, क्यों 36 का वर्गमूल 6 होता है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 10 65 डिग्री अब बट्टे में है cot 25 डिग्री का मान होगा, का मान है। तो आपको बता दे अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले और मान पूछ रहा है तो उसका मान हर स्थिति में 1 होगा। आप क्या करना है 65 ऊपर में है या 25 नीचे में है, तो दोनों को मिलाकर के आपको 90 डिग्री पुराना है। कितना पुराना है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पूरे तो आप आराम से क्या कीजिएगा 1 मार करके आ जाइएगा आप अपने बोर्ड के एग्जाम में, ताकि आपका बोर्ड के एग्जाम में वो मार्क्स 1 नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कोसेक 45 डिग्री का मान। तो भैया आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, बार बार ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सवाल आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, पढ़ना चाहिए आपको। नहीं पढ़े तो फिर से पढ़ लीजिए। क्या बोला है कोसेक 45 डिग्री का मान पूछा है। तो मालूम है ना आपको साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कोसेक साइन के उल्टा होता है, यानी इसका हो जाएगा क्या वैल्यू √2, इसका क्या हो जाता आंसर हो जाता, ठीक है। और अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है दो समरूप त्रिभुज है। क्या है दो समरूप त्रिभुज, समरूप मतलब कोई बड़ा भी है कोई छोटा भी है, समरूप त्रिभुज है और दोनों की संगत भुजा है 3:5 है, यानी दोनों एक के जैसे है। दोनों का जो संगत भुजा है वो 3:5 के रूप में है, 3:5 के रूप में है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, कितना बोला है 3:5 के रूप में इसका संगत भुजा है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो इसी का आप लोग को ये स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अनुपात में अनुपात, 5 का स्क्वायर 25, आपका आंसर 9:25 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो बोर्ड के एग्जाम वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। दो समरूप त्रिभुज है, दो संगत भुजा 3:5 है,
तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगा दीजिए दोनों में, बस इसके 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यही हो गया क्या अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, कौन अपरिमेय नहीं है? तो आपको मालूम है जो अपरिमेय नहीं होगा, जो रूट से बाहर होगा, जिसको हम पी पर क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा बॉस, अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? परिमेय होगा। अपरिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए? रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और न बट्टे में 0 होना चाहिए। आप परिमेय संख्या जब याद किए होंगे कभी बच्चे में तो आपको याद होगा, जिसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जहां पर क्यू इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वही बात है। तो आपके मतलब कि ऑप्शन में है रूट अंडर 64 अब बट्टे में है 81। आप बताइए 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है और 81 का वर्गमूल 9, तो 8/9 पी बट्टे क्यू के रूप में है। यह क्या हो गया? परिमेय संख्या। और आपको बोला है कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय न होगा तो परमेय होगा, परमेय ही न होगा तो परमेय आपका ये हो गया, रूट से बाहर निकाल दिए वर्गमूल करके, बस आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बहुलक, कितने कितने का बहुलक? इससे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ा भी चुके, आप चाहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पर है वीडियो अपलोड, ठीक है। 3 2 3 1, 3 बोला है बहुलक क्या होगा? जो बार बार आता है ना भैया, जो बार बार आता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 3 क्या बार आया? 4 बार। और कोई संख्या है जो 3 से ज्यादा बार आ चुका है? 3 क्या बार आया? 4 बार, इसलिए इसका बहुलक 3 हो जाएगा। क्या हो गया? बहुलक। जो ज्यादा बार संख्या रहता है ना वही संख्या क्या होता है? बहुलक कहलाता है, ठीक है। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य पूछा, प्रथम मतलब शुरू से, अब विषम संख्या होना चाहिए। तो देखिए 1 3 5 7 9, ये अपना हो गया क्या? प्रथम 5 विषम संख्या। और इसका बोला है माध्य, माध्य मतलब बीच वाला। तो 2 को इनू से छाट लेते हैं, 2 को इनू से बच गया बीच वाला, तो बीच वाला 5 क्या है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है? 5 होता है। आपके ऑप्शन में भी है, आपके ऑप्शन में भी 6 5 4 8 दिया हुआ है। तो आपको बता दे, जब विषम संख्या के बारे में पूछा है तो क्या कहियो सम संख्या आ सकता है? 6 कहीं होगा, 6 तो सम संख्या, ओकर मध्य कहीं हो ही नहीं सकता है। 4 कहीं होगा, 8 कहीं होगा, नहीं होगा, 5 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर 5 पूरे सही है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, इसको लगाने के लिए आप त्रिकोणमिति न पढ़े हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए क्षमा कीजिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनाने के बाद भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हमको नहीं, आपको हो सकता है, अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान पूछा है। बताइए, हम लोग cos थीटा को जानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? b/h बोलते हैं। एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और b/h बोलते हैं cos थीटा को, यानी b अपना कितना हो गया? 1 हो गया b, और h कितना हो गया? 2 हो गया। हम लोग क्या करते हैं? p ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद क्या है? अच्छा एक मिनट, देखिए इसमें कुछ करने वाली बात नहीं, 1 के 1, माइनस के माइनस, 2 के 2, और 2 के बाद यहाँ पर 2 और cos के बीच में गुना का संबंध है, ठीक है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। देखिए 1 का 1, माइनस का माइनस, 2 का 2, 2 और cos के बीच में गुना का संबंध, cos स्क्वायर a है। cos का मान कितना है? 1/2, 1/2 का हम लोग क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 का 1, माइनस का माइनस, 2 का 2, गुना का गुना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम चाहे तो काट सकते हैं, 2 का 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 1 माइनस का माइनस, 1 में 1 से गुना तो 1 और बट्टे में 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 2 का लस 2, और 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 1 बराबर 1/2। आपका आंसर भी क्या आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान कितना आएगा? 1/2 आपका आंसर होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद इसी के आगे क्या कहता है? थीटा, उसके बाद कहता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको बता दें कोसेक किस में चेंज होता है? तो कोसेक आपका सेक में चेंज होता है। एक मिनट, cot tan में
तो साइन कॉस में, और ये कॉसेक। अच्छा देखिए यहाँ पर कॉसेक किस में होगा, साइन थीटा में चेंज होगा यहाँ पर, और इस दोनों के बीच में किस चीज का संबंध है, गुना का, और साइन किस में होगा, तो कॉसेक थीटा में। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक है, कितना कितना का शून्यक पूछा है, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का क्या पूछा है, शून्यक पूछा है। क्या पूछा है, शून्यक, यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, उसी को क्या बोलते हैं, शून्यक। तो पहला और दूसरा पद के गुना कीजिए तो क्या आएगा, पहला और अंतिम पद को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 2 और x² का करेंगे तो 2x², और तोड़ करके लिखेंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस x। ठीक है, जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x पुर जाएगा, और गुना करेंगे तो 2x² प्लस 2 का 2, बीच वाला नहीं लिखा जाता है। अब हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x प्लस 2 और यहाँ पर x हो जाएगा प्लस में, और इधर से क्या आ जाएगा 1, सॉरी एक मिनट, इसमें कुछ कॉमन, इसमें एक कॉमन आने वाला है, और इधर x प्लस 2 आने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों एक जैसे दिख रहा है उसके बदले x प्लस 2 लिख देते हैं। ठीक है, और ये x प्लस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और बराबर अपना 1 से 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर फिर से 0, इधर x प्लस 1 बराबर क्या कर दिए 0, ये प्लस में 2 है तो बराबर के उधर जाकर के माइनस में 2, और उधर x जो कि प्लस में है तो इधर में आकर के माइनस में 1, यानी -2 और -1 आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, यही शून्यक हो गया, यानी -2 और -1। आपके ऑप्शन में भी -2 और -1 है, तो आप लोग क्या कर लेना है, टिक कर लेना है वहां पर इसी अनुसार से। और सबके लिए स्पेशल वीडियो जरूर लाएंगे, थोड़ा सा हमारे मतलब मेरा भी एग्जाम है, इसलिए मेरा 10वीं का एग्जाम नहीं, मेरा IHC का एग्जाम है, इसलिए मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोग से क्षमा चाहूँगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, संचयी बारंबारता वाले वक्र को क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है। आपको याद रखना है, कुछ बोर्ड के एग्जाम में भाषा भी रहता है, जैसे कि पढ़ते पढ़ते पूछ लिया जाता है, बार बार रहता है, उसको बहुलक बोलते हैं। उसी ढंग से अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, और संचयी बारंबारता वाले वक्र को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन है जिसको आराम से देखेंगे। क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है आपको x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा है। क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करे। तो आपको मालूम है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये आपका हो गया क्या, a b और c, तो c/a, तो c कितना हो गया -6, अब बट्टे में a, x क्या है कुछ नहीं था 1, यानी -6/1 का बट्टा में 1 छुपा ही रहता है, यानी -6 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बुक मतलब कि आपके ऑप्शन में भी -6 है, ऑप्शन में आंसर दिया था 6 2 -6 -2, यानी -6 अपना सही आंसर हो जाता। ठीक है, बोला है दशमलव प्रसारण किसका शांत है और अशांत, बस देख लीजिए, बस कुछ देर की बात और है, आपका खत्म ही होने वाला है, 10-15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए। एक कहावत सुने ना, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। आपको वेट तो करना पड़ेगा भैया, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप लोग लगे रहिएगा तो सफल जरूर होइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आपके बुक में 3/8 है, इसका क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। कैसे है शांत, देखिए बताते हैं आपको। हर का होता है हमारे हमेशा शांत वाले में आपको क्या करना है, जो बट्टे में संख्या दिखेगा उसी का क्या किया जाता है, लॉसो किया जाता है। ऐसे हम शांत अशांत निकालना सिखाएं, आप चाहे तो सीख सकते हैं स्पेशल, लेकिन अब फिर भी यहाँ भी बताते हैं। हर का क्या होता है, भाज्य गुणनखंड, 2 से लगाए तो क्या आ गया 4 आ गया, 2 से लगाए तो 2। ठीक है, यानी 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर कुछ नहीं तो 0, कोई भी चीज के पावर में 0 तो माने, और 2 के पावर 3 कर देंगे तो फिर से 8 पुर जाएगा, यानी कि कोई मान में चेंजिंग ना हुआ। यानी कि इसका कहना है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अगर रूप का है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। यानी पूरा पूरा अगर गुणनखंड करते हैं हर का, तो क्या होना चाहिए, पूरा 2 आ जाना चाहिए, न तो पूरा 5 आ जाना चाहिए गुणनखंड करने के बाद, या 2 5 मिला कर आना चाहिए। 2 5 के अलावा जैसे ही कोई अगर घुस जाता है तो क्या कहलाता है,
अशांत कहलाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए आपका 3/8 क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा 2 ही है। समझ गए। एक क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिधि 462 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। ये परिधि या परिमाप 462 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, और इसमें भी आपको बोला है त्रिज्या होगा। तो आपको मालूम है दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो अगर 2 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 462 बट्टे में 2 काट दिए तो क्या आ जाएगा 2 3 और 1 231 आया, यानी π/r और 231 इधर रह गया आपका। पाई का मान होता है 22/7, पाई को उधर भेज दीजिए बट्टे में तो 231, और पाई गया भाग में, गुना में था तो बराबर के उधर भाग में। अब देखिए 231 और पाई का मान 22 क्या होता है 7 होता है, तो पलटेंगे गुना में तो 7 क्या आएगा 22 आएगा। 11 से काटिए इसको, 11 दूनी के 22, और इसको काटेंगे तो 11 दूनी के 22 कटेगा तो इसमें 23 से 1 बचेगा, 1 11 का 11, यानी कि आपका जो वैल्यू आने वाला है 7 1 7 और 7 दूनी का 14, यानी कि आपका जो आंसर आया कितना आया 147 आया। ठीक है, कितना आया 1 मिनट 1 मिनट यहाँ पर आप देखिए 11 दूनी का 22, अच्छा बट्टे में क्या 147, बट्टे में ये 2 1 2 आया। अब देखिए इसमें आंसर आपको पॉइंट में दिया है तो हम भी क्या करते हैं काट लेते हैं। 7 दूनी का 14, पॉइंट का पॉइंट, इसको जब हम काटेंगे 7 को तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा अपना, और इधर हो गया 5, 7.35 हो जाएगा अपना आंसर, 73.5 हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा 73.5 क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस थोड़ा क्वेश्चन और है, उसको भी आप लोग देख के ही जाइए। जब इतना तक आ ही गए हैं तो बस आधे रास्ते से घूम के जाने का क्या फायदा, थोड़ा और वेट कर लीजिए, जो क्वेश्चन भी आने वाला होगा आप सीख जाइएगा। ठीक है, बोला एक मीनार है, मीनार मतलब खड़ा खंबा, समझिए एक लाइन में खड़ा खंबा है, मीनार से 100 मीटर दूर जाना है। 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का यूनियन कोण, मान लो कोई बिंदु है यहाँ पर 100 मीटर, मीनार से 100 मीटर दूर है, कितना मीटर दूर है 100 मीटर दूर पर कोई बिंदु स्थित है, वहां से यूनियन कोण 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, यानी थीटा आपको मिल गया 60 डिग्री का बनता है। तो मीनार का ऊंचाई, यही मीनार का ऊंचाई क्या पूछ लिया है आपसे, आप ही बताइए। जब मीनार का ये हाइट पूछा है, ऊंचाई पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें दिया क्या है। तो इसमें बेस दिया है, आप पूछा कथी है तो लंब पूछा है, आधार दिया है और लंब पूछा है। तो बताइए P/B किसका सूत्र होता है, आप ही बताइए। तो tan थीटा का सूत्र होता है, लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है tan थीटा का। अब देखिए थीटा आपको कितना दे रहे हैं 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, अब P आपसे तो पूछा ही है, और बट्टे में B के जगह पर 100 मीटर डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, P का वैल्यू P रहने देता है बट्टे में 100 के 100, इसके नीचे कुछ नहीं बन, बराबर के इधर उधर तिरछा गुना होता है, तो P में गुना 1 से तो P रह जाएगा, 100 में √3 से तो 100√3, मीटर का मीटर, ये आपका क्या हो गया, इसका ऊंचाई निकल गया इस मीनार का। ठीक है, बोला है अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बिंदु 2,3 है, क्या है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए आपको सूत्र याद रखना है x² + y²। तो आप बताइए आगे वाले के x बाद वाले के y, यानी 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, 9 का स्क्वायर हम जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, यही हो गया अपना आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या क्या है ऊंचाई h है, तो इसका आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र आप ही बताइए क्या होता है 2πr² 2πr²h, इसका सूत्र हो जाता है। सूत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में क्या किए हैं, फॉर्मूला का मतलब फोटो खींच के अपलोड कर दिया, आप चाहे तो वहां से भी स्क्रीनशॉट लेकर के फॉर्मूले याद कर सकते हैं, या आपके टीचर भी आपको बताए होंगे। ठीक है, बिंदु नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -2, क्या है बिंदु -2,3 और 4,1 के बीच मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मान लीजिए एगो बिंदु ये रहा, एगो बिंदु ये रहा, बीच में एक और बिंदु है जो दोनों को मिला रहा होगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, तो दोनों के बीच में लव होता है, तो एगो मिलाने वाला भी रहता है।
ठीक है, वैसे ही है। तो दो बिंदु है, इसके बीच में मिलाने वाले बिंदु का क्या करना है, मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 प्लस x2 बटे में 2 कमा x के लिए हो गया, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 इजकल टू बटे में 2। देखिए x के लिए x1 कितना, आगे वाले को x बाद वाले को y, आगे वाले को x बाद वाले को y। एक नंबर में आया दोनों क्या हो गया, एक एक हो गया। दो नंबर में आया दोनों दो दो हो गया, ठीक है। देखिए x1 कितना है अपना -2, तो -2 लिख दिए, प्लस का प्लस, x2 कितना है 4 है तो 4 लिख दिए, बटे में 2 है तो 2 लिख दिए, कम y का y। y1 बोला है, y1 अपना कितना है, y1 अपना 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस का प्लस। y2 कितना है 4 है और बटे में 2 का 2। अब देखिए जब 2 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बटे में 2 कम y का y। अब 4 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 बटे में 2, और आपका ये x था, x बराबर, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कॉमा y, इसको काटेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। x y का हम वैल्यू क्या किए, ज्ञात कर लिए। यही तो हो गया मूल बिंदु का, मध्य बिंदु का क्या हो गया, निर्देशांक, यही ना हो गया। कितना आ गया 1,3.5 हो गया। ये आगे वाले x बाद वाले y निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4,3 किस पाद में स्थित है। पाद को हम लोग चतुर्थांश भी बोलते हैं या क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, समझ गए। तो इसके आगे प्लस प्लस, इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसके आगे प्लस का चिन्ह, तो आप लोग को पता होगा जिसमें प्लस प्लस का चिन्ह रहता है वो प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में स्थित रहता है, समझ गए। प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित रहता है, जिसके आगे प्लस प्लस रहता है, और जिसके आगे माइनस प्लस रहता है वो दूसरा में, और तीसरा में माइनस माइनस, और चौथा में प्लस माइनस का चिन्ह मिलेगा आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन इस पर अपना मन से कराते हैं, जैसे -4,6 किस चतुर्थांश में या किस पाद में है, आप ही बताइए। तो एक माइनस का चिन्ह 4 के आगे किस चीज का चिन्ह, माइनस का, कॉमा 6 के आगे प्लस, तो माइनस प्लस आया ना, यानी कि माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश, खाली इसमें आगे का चिन्ह देखना होता है बिंदु का, बस हो गया। फिर आपका क्या कहता है, आपका बस मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि लेवल का सवाल है, इसलिए हमको साफ करना जरूरी है। और ये क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपका हो सकता है 2 नंबर में भी ये पूछा जाता है, इसलिए इसको देख लीजिए जरूर, क्योंकि क्या मालूम 2 नंबर में भी आपको ये हेल्प कर दे। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड के एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग को सीखना भी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का, एपी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। आप लोग से नर्म निवेदन है, आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत करीब आ गया है, 30 से 40 दिन बचा है। अगर आप लोग ना पढ़िएगा तो फिर रिजल्ट कैसे होगा, ठीक है। एपी का 6वां पद, यानी कि A6 जो है कितना है 6वां पद, और एपी का 12वां पद इसका बोलता है क्या 25 है, और इसका बोलता है 13 है। 6वां पद 13, 12वां पद 25 है, तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, प्रथम पद। तो हम लोग प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। एपी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, प्रथम पद को ए बोलते हैं। तो A6 बराबर आपको लिखना सिखाए थे ना, A + 5D लिख दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, A6 निकल जाएगा। और A12 के लिए सिखाए थे ना, A12 के लिए आपको सिखाए थे, A12 बोला है ना, तो A + 11D, एक कम करके लिख देना है, बस हो गया। और यही ना आपको 13 दिया है, और यही ना आपको 25 दिया है, तो आपको क्या कर लेना है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसमें क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, और हम क्या कर देते हैं, इसको काट दिए। ये माइनस में हो गया, वो प्लस में था तो -6D, 11 माइनस में, प्लस में 5 है तो माइनस में 6D आएगा, बिल्कुल। 25 में से अगर 22 घटाते हैं तो -25 में से अगर 13 घटाते हैं तो -12D, माइनस अगर बराबर के इधर बराबर के उधर भी रहे तो कट जाता है, और बच गया क्या 6D बराबर 12, डी का वैल्यू निकालेंगे तो 12, दोनों के बीच में गुना के संबंध, बराबर के इधर भाग में 6 का 6, 6 दूनी का 12, डी का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी निकला 2। इस डी को समीकरण 1 में रख दीजिए ना, तो A + 5D बराबर 13 था ना, डी का वैल्यू रख लीजिए, तो A + 5, डी और 5 के बीच में गुना के संबंध, डी का वैल्यू 2 निकला है बराबर 13, A का A प्लस का प्लस 5 दूनी का
10 बराबर 13। अब बताइए का ए बराबर 13 का 13 प्लस में 10 बराबर के उधर माइनस में 10, ए बराबर आपका क्या हो गया 3। प्रथम पद आपका कितना निकल गया 3 आंसर हो गया। 2 नंबर में पूछे भी तो आप ऐसे बना सकते हैं और आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। बस आपका लास्ट सवाल है, आप लोग जरूर देखिए। बोला है क्या, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें DE समांतर है BC के, और जिसमें आपको दिया है AD और बट्टे में दिया है क्या DB बराबर 3/5, और आपको दिया है AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर और EC बराबर वाट, मतलब ज्ञात करने के लिए बोल दिया है। आपका बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, त्रिभुज की चर्चा क्या है, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिए। बोला है डी, इसका नाम बोला है ABC पहले डाल दिया। बोला है जो DE समांतर है BC के, तो BC जो चतुर्भुज है त्रिभुज है, इसके समांतर एक रखा है जिसका नाम है DE। यहाँ पर बोल रहा है BC जो है समांतर है DE के, समांतर का चिन्ह है, ठीक है। और AD बराबर आपको 3 दिया है, A और D के बीच की दूरी 3, D और B के 5, D और B के कितना 5, और A और E का कितना है 4.8 सेंटीमीटर, और EC क्या था, यही EC बराबर पूछ लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, A और D लिख देना है बट्टे में फिर से D और B लिख देना है, बराबर का चिन्ह देना है, फिर A और E लिख देना है, और बट्टे में फिर से E और C लिख देना है। कोई दिक्कत ना है। AD का वैल्यू आपको कितना मिला है 3, तो 3 AD के जगह रख दिया। DB का कितना मिला है 5, तो 5 बराबर का बराबर। AE का वैल्यू आपको कितना मिला है, AE का 4.8, तो 4.8 बट्टा EC का कुछ मिला नहीं, यही तो पूछा है, तो इसी को ज्ञात करना है। बराबर के इधर उधर तिरछी गुना, 3 में EC से गुना तो 3 EC बराबर 4.8 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, और 4 पचे 20, और 4 कितना हो गया 24, और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, आपको पता है। तो EC का वैल्यू जब निकालेंगे तो 24, और दोनों के बीच में 3 और EC के बीच में गुणा का संबंध बराबर के इधर भाग में, तो 3 1 3 और 8 3 का 24, EC का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में भी अगर पूछे तो आप बना सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी तो थोड़ा कम समझाने की कोशिश की है, अभी तो बहुत जल्दी खत्म करने के चक्कर में है, बस ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ये तो वैसे ही लड़कों को समझ में आया होगा जो पढ़ाई किया होगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम वैसे स्टूडेंट को मतलब कि नहीं सिखा पाए होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन समझ में नहीं आया होगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो चलाऊंगा जिसमें बहुत बारीकी से समझाने का कोशिश करूंगा, और 10 क्वेश्चन ही पढ़ाऊँ या 15 ही पढ़ाऊँ, लेकिन अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में वो जो पढ़ा दूँ वो फिक्स है, जो आ जाए, ताकि आप लोग भी खुश रहें, आपके पेरेंट्स भी खुश रहें, और